नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1583 करोड़ रुपए की 200 से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बहुचर्चित रुद्राक्ष सेंटर से लेकर सड़क और भवन निर्माण की कई योजनाएं शामिल रही। बीजेपी का दावा है कि मोदी का काशी का सांसद चुने जाने के बाद पूर्वांचल में विकास की बयार बह रही है। हालांकि विपक्ष की राय इससे अलग है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के अंतिम समय में इस तरह की योजनाओं का लोकार्पण कर पीएम और सीएम केवल अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का सवाल है कि अभी 2 महीने पहले ही जब काशी में कोरोना काल में मौत का तांडव हो रहा था और लोगों को अस्पताल में बेड और दवाएं और डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, तब यूपी और केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी कहां थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल की शुरुआत में होना है, लेकिन एक तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से यूपी मिशन का आगाज कर दिया। साथ ही ये संदेश भी दे दिया कि पूर्वांचल और काशी का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। इसलिए 8 महीने बाद हुए उनके इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। काशी को मिली 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का असर पूर्वांचल के विकास पर पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। माना जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। बीजेपी का लक्ष्य इन विकास परियोजनाओं को भुनाकर आने वाले चुनाव में पूर्वांचल में अपनी स्थिति और संगठन को मजबूत करना है। ये सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। जिसने पूर्वांचल में अधिक सीटें हासिल कर ली, सत्ता उसे मिल गई। इसलिए बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पकड़ और बढ़त को बनाए रखना चाहती है। उत्तर प्रदेश की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के 28 जिलों की कुल 164 सीट में से 115 सीटें जीतकर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया था और अब पार्टी अपनी इस पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहती है। हालांकि हाल में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पूर्वांचल की 8 में से सिर्फ 4 सीटें ही बीजेपी जीत पाई। यहाँ 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में भी यूपी को पीएम मोदी की तरफ से विशेष वरीयता दी गई और मोदी कैबिनेट में अभी 4 मंत्री पूर्वांचल से हैं। फेरबदल में न सिर्फ जाति गणित को साधने की कोशिश की गई, बल्कि सहयोगी पार्टियों को भी मनाने का प्रयास दिखा है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह अपने संसदीय क्षेत्र काशी में सौगातों की झड़ी लगाई है, उससे बीजेपी को यहाँ नई ऊर्जा मिलेगी और पार्टी मजबूत होगी। आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी का प्राचीन वैभव यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करके साफ कर दिया कि बीजेपी अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी बताने की कोशिश की कि उनके और सीएम योगी के बीच मनभेद की खबरें महज अफवाह है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के दौरान यूपी सरकार के प्रयासों की तारीफ की, तो साथ ही राज्य के विकास का खाका खींचते हुए योजनाओं के पूरा होने की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जहां गंगा का जिक्र किया, तो वहीं काशी के साहित्यकारों और कलाकारों को भी साधा। साथ ही किसानों को भी वो नहीं भूले। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के शासन में काशी सहित पूरे देश ने दुनिया में एक नई पहचान बनाई है। वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को
प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। दरअसल यूपी के पूर्वांचल को हमेशा बीमारू क्षेत्र के रूप में जाना गया। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मोदी के काशी के सांसद बनने के बाद से वाराणसी और गोरखपुर के साथ देवरिया, संत कबीरनगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़ समेत 28 जिलों के विकास पर खास ध्यान दिया गया। काशी का सांसद चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने 7 साल में यहाँ 27 दौरे किए। काशी का स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास का काम जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट कॉरिडोर का निर्माण, रिंग रोड, एयरपोर्ट रोड, गंगा पर वाटरवे टर्मिनल, वैदिक साइंस सेंटर, घरों तक पाइपलाइन गैस पहुंचाना और बीचू के आईवेस को एम्स का दर्जा दिया जाना इन्हीं विकास कार्यों का नतीजा है। हालांकि काशी को क्योटो बनाने का संकल्प फिलहाल दूर की कड़ी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आज प्रधानमंत्री के काशी दौरे को समझने की कोशिश करेंगे, उन तमाम योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, उन तमाम सौगातों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज बनारस को प्रधानमंत्री ने दिल खोल कर दी हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपको करा दूं। मेरे साथ अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से, मेरे साथ मनोज यादव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और वैभव उपाध्याय चर्चा का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले अश्विनी शाही आप ही से। तो अश्विनी जी, 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, क्या माना जाए अनौपचारिक तौर पर ही सही, यूपी चुनाव का बिगुल आज फूंक दिया पीएम ने? देखिए घनश्याम जी, इसमें जो है आज 1500 करोड़ हुआ है, लेकिन इसके पहले 10,300 करोड़ की योजनाएं वहां पर चालू की गई हैं और 10,000 करोड़ से ऊपर की योजनाएं अभी लंबित हैं, जिसका में कुछ शिलान्यास हो, उसका एक पार्ट है ये 1500। अभी तो बहुत वहां पर काम होना है। और जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई थी, उस स्मार्ट सिटी में काशी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका वो संसदीय क्षेत्र है, उसमें उसका काम कराया जा रहा है, जो अभी आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क में सब दिखाया। ये सड़कें कैसे बन रही हैं वहां पर, उसके अलावा बुनकरों के लिए काम किया गया है। वहां पर घाटों के किनारे जो है, जो नाले बह रहे थे, उसमें नाले, अधिकतर नालों में एसटीपी लग चुकी है और साफ पानी गंगा में जो है, शहर के गंदे नाले अब नहीं बहते हैं, साफ पानी जाता है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया, क्योंकि बनारस जो है गलियों का शहर था, वहां तारों का मकड़जाल था, सड़कों पर लोग जो है किस तरीके से गलियों में रहते थे। तो उन सब चीजों को एक आप कॉरिडोर देखेंगे जो विश्वनाथ मंदिर से और दशाश्वमेध की तरफ बन रहा है, वो कितना बढ़िया बनाया गया, जिसमें काफी हमारे हिंदू साधुओं ने भी विरोध उसका इस सीजन की पहली बारिश में क्या हाल हुआ काशी का जानते हैं ना सर? 17 जून की बारिश ने क्या कुछ कर दिया था जी। बुरा हाल तो दिल्ली का भी हुआ था। मुझे काशी जब समझना है सर, आपसे दिल्ली नहीं समझना है। अश्विनी शाही, मैं काशी समझना चाहता हूँ आपसे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ घनश्याम जी कि बुरा हाल तो दिल्ली का भी होता है। मुझे दिल्ली नहीं समझनी है आपसे, मुझे काशी समझनी है सर आपसे। नहीं तो समझना, काशी भी समझिए, हाँ। लुटियन जोन भी समझिए और महाराष्ट्र में मुंबई भी समझिए, वो तो पहले से विकसित है। पानी जब बरसता है, दिल्ली को क्योटो बनाने की बात नहीं की गई ना, वाराणसी को क्योटो बनना था असल में। जी, बनने की तरफ अग्रसर है। डूब गई काशी, गलियां टापू बन गई सर। घनश्याम जी, 7 साल पहले की काशी और आज की काशी जो है बहुत फर्क है। क्योटो बनने में टाइम लगता है, चीजों में समय लगता है, अचानक से चीजें नहीं हो जाती हैं। पहले जो है, जो विकास होता था वो सफाई में होता था, अब पूरे प्रदेश और देश में विकास हो रहा है। तो सर, अपनी उपलब्धियों का ढोल जब पीटते हैं आप, जो कमियां रह गई अगर उनका जिक्र भी कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ढोल नहीं पीटते हैं, उपलब्धियां जो हमने की है उसको समाज और जनता के सामने रखते हैं। ढोल पीटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आज हमने जो किया है उसको बताया है कि हमने बाबतपुर से किस तरीके से सड़क बनाई है, हमने दशाश्वमेध से किस तरीके से विश्वनाथ गली सही की है, हमने कौन सा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया है, वहाँ किस तरीके से रिंग रोड हमने वहां बनाया है। सर, आपके दावों का सही जवाब असल में अपोजिशन देगा सर। मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं वहां, मेरे साथ वैभव उपाध्याय भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वैभव जी, करीब 8 महीने बाद काशी का प्रधानमंत्री का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे विश्लेषण करेंगे सर इसका? विषय काशी और काशी के विकास का है, तो मैं इसमें अपनी राय देना चाहूँगा और अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। ये काशी हमारे इतिहास में, पुराणों में विस्तृत है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत पुरानी
शहर है। और इसका जो है एक समय ऐसा भी माना, अवधारणा भी है कि इस शहर को विष्णु जी ने बनाया और वहाँ महादेव ने उनसे ले लिया कि रहना है, इसलिए ये हमारे देश की सांस्कृतिक केंद्र है, राजधानी भी माना जाता है। तो हमें ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर बात करनी होगी। ये किसी बीजेपी, किसी सपा या किसी कांग्रेस की का शहर नहीं है। पहले तो हमें थोड़ा सा ये समझकर बात करनी चाहिए। और ये राजनीतिक केंद्र नहीं है, ये सांस्कृतिक केंद्र है। और माननीय प्रधानमंत्री ने मेरा ही ये उनको एक सलाह थी और 2014 में कि हमें जापान और भारत की वैश्विक साझेदारी में केवल आर्थिक साझेदारी की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सांस्कृतिक केंद्रों को भी जोड़ना चाहिए और हमारे बीच की साझेदारी बहुत समय तक चले। इसके लिए जरूरी है कि हम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जुड़े। तो उस पहल को माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और जो ये शब्द क्योतो बार बार आता है, हमें समझना होगा कि हम क्योतो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योतो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा समकक्ष शहर है काशी का, वो भी सांस्कृतिक राजधानी रहा है और वहां पर भी हजारों मंदिर, धार्मिक केंद्र भी रहा। तो क्योतो ने 40 से 42 साल लगाकर जिस प्रकार से अपने आप को हेरिटेज एंड स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया, वो जो प्रोसेस है वो बहुमूल्य है, वो अमूल्य है, ऐसे समझिए। वो प्रोसेस आपको कोई देने वाला नहीं। भारत आज शहर बनाने की प्रयास कर रहा है और सीख रहा है। हम शहर नहीं बना पाए क्योंकि हम बहुत दिनों तक कभी अंग्रेजों में, कभी और लोगों के गुलामी में रहे। तो शहरों को जो एक सिस्टम होता बना नहीं पाए। अब उस प्रयास को कर रहे हैं और नया कर रहे हैं। तो उसमें सब्जेक्ट था कि काशी को कहाँ से सीखना चाहिए। तो सीखने की दृष्टि से क्योतो से वो प्रोसेस हमें लेना था और उस प्रोसेस से हमें काशी को भारत का जो एक शोकेस है, ये माननीय प्रधानमंत्री को मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने इसको लिया। मगर अब आपने मुझसे मेरी राय मांगी है, तो हमें देखना ये है कि जो हम इसको बनाना चाहते हैं, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, इसकी विवेचना होनी चाहिए। क्या हम वहां तक पहुंचे हैं या पहुंचेंगे। और मैं प्रवक्ता बीजेपी की बात से सहमत हूं। अभी मैंने और लोगों का विचार सुना नहीं है कि इसमें समय लगता है। नेशन बिल्डिंग की साइकिल 50 साल की होती है। तो ये तो सिटी बिल्डिंग है, चलिए कम से कम 25 साल तो उसको लगेगा। जो शहर हजारों साल से हमारे बीच में है, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाने में हमको कम से कम कुछ दशक तो लगेंगे ही। तो मेरा ये विचार है। वैभव जी, आपने काशी का महत्व भी समझाया और ये भी बताया कि इसे कैसे क्योटो की तरह से विकसित किया जाए, लेकिन काशी अपने अस्तित्व को ना खोते हुए क्योटो बनने की दिशा पे आपको आगे जाती हुई दिखाई देती है सर? देखिए, जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था उस समय, अगर हमारे वो सारे सिस्टम जो इस समय उसको एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डीप जानकारी नहीं है, मगर वो ब्लूप्रिंट जो बनाया गया था क्योतो के और काशी के समय में, जो सीखना था हमको, अगर वो हमने सीखा, ये तो मुझे मालूम है, वो अगर हमने इम्प्लीमेंट किया तो मैं आपको दावे के संग कहता हूँ कि काशी हमारे केवल भारत में ही नहीं, मेरे ख्याल से एशिया में सबसे खूबसूरत शहरों और महत्वपूर्ण शहरों में बदल जाएगा। पर इसके लिए हमें काफी पेशेंस की जरूरत है। और पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अभी हम पहली स्टेज पर हैं। अभी हम एक्चुअली ब्लूप्रिंट में भी उस स्टेज पर हैं जहां पर कि अच्छा, राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में 5 साल का समय दिया होता है परफॉर्म करने के लिए, मगर 5 साल में आप शहर बना के दिखा नहीं सकते। उसका सैंपल जरूर बना के दिखा सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। इसलिए समस्या यह है कि राजनीति में जो करना होता है और जो होना होता है उसके बीच में उलझ जाता है सब मामला। तो हमें, मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार को, देशवासियों को, काशीवासियों को वो ब्लूप्रिंट पहले दिखाना चाहिए कि हम कहां से कहां तक जाएंगे और कैसे जाएंगे। ठीक है सर। और उसके बाद हम आज तो ये बात सर वहीं पहुंच गई जहां से असल में शुरू की गई थी। आप रहिए मेरे साथ, अजय उपाध्याय भी मेरे साथ हैं। अजय जी,
किस तरीके से आज के इस दौरे को आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जब अखिलेश यादव हो, प्रियंका हो, छोटे तमाम दल हो जो लगातार पूर्वांचल पर नजर गड़ाए हुए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का आना और ढेर सारी योजनाएं दे देना मास्टर स्ट्रोक है ये तो। अब इसके बदले में आपके पास तोड़ क्या होगा? घनश्याम जी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा चुनाव 2019 था, उससे भी पहले तवातोड़ घोषणाएं की थी, और घोषणाओं का क्या हुआ सबको पता है। सच्चाई ग्राउंड पे क्या आई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी मैं बनारस में भी गया हुआ था कुछ ही दिन पहले बाबा का दर्शन करने, और उन गलियों को मैंने देखा जहाँ से एक परिवर्तन की लहर की बात की जा रही थी। 230 के लगभग, जब वहां से पुजारी और पंडित जिलों से बात हम लोगों की हुई, तकरीबन 230 छोटे मोटे जो मंदिर थे, छोटे पूजा जहाँ पे पूजा होती थी, लोगों आस्था का केंद्र था, उन सबको तोड़ दिया गया सौंदर्यीकरण के नाम पे। ठीक है, आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी चर्चा आपने की है, बनारस क्या है? बनारस एक भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। सांस्कृतिक राजधानी का मतलब है वहाँ जिस तरह से आस्था का केंद्र के साथ साथ बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें उससे जुड़ी हुई है। आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्वेटो बनाने की प्रक्रिया को कहने के नाम पे आप उन सारी कहीं ना कहीं केंद्रों को आप ध्वस्त करते जा रहे हैं। आप बनाइए। ग्रेटर बनारस बनाने की बात थी, और हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि कैसे बाहरी क्षेत्र में हम उसको एक अच्छे ढंग से एक शहर का विकास कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना मनमानापन है। दूसरी बात, आज हम लोग को था कि बनारस गए हैं बाबा की नगरी में, और प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसकी चर्चा का केंद्र हम सब बनेंगे। आज परिस्थिति ये है, जब वो पीएमओ का मैंने देखा, ट्वीट भी आया है, आपके भी उस पे होगा पीएमओ का ट्वीट, जरा आप चाहे तो दिखा सकते हैं या मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। आज यूपी में कानून का राज है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, भाषण दिया है प्रधानमंत्री जी ने, कितना कानून का राज है। 4-5 दिन पहले आपके चैनल पर हम सबने देखा कि कैसे सरेआम चीर हरण हो रहा था। दूसरा लाइन, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। किस तरह से माफियाओं का वहाँ बोलबाला है, किसी से छुपा नहीं है। खाए के बाद भी परिस्थितियां क्या है, दिखावे के लिए जरूर लोगों को कहीं न कहीं मारा जा रहा है, लेकिन सच्चाई है कि क्राइम रिपोर्ट एनसीबीआर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। 19% क्राइम पिछले साल से इस साल बढ़ी है। ये रिपोर्ट जरा देखना चाहिए भाजपा के और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी। मैं प्रवक्ता महोदय से आशा नहीं करूंगा, जब प्रधानमंत्री जी के पीएमओ कार्यालय इस तरह से झूठ बोलता है और उससे ट्वीट आ रहा है। बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं से जीते थे, वो स्थिति बदली है। मुझे नहीं पता कि हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बलरामपुर और कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश में है या देश से बाहर किसी और देश के शहर है जहाँ पे इतनी घटनाएं हुई, और महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ और किस तरह से बलात्कार की घटनाएं लगातार हुई, उसमें भाजपा के लोग संलिप्त थे। आज उस पर कोई अजय जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के नए नए दावों और विकास की योजनाओं के बीच आपको भी अटैक करने के नए नए तरीके सीखने चाहिए? सर, इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं है? ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाया हूँ कि कैसे बाबा शिव के नगरी में, विश्वनाथ बाबा के नगरी में जाकर भी यदि प्रधानमंत्री जी ऐसे। विभव उपाध्याय मेरे साथ हैं, ब्रेक पे मुझे जाना है, उससे पहले विभव जी, असल में जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र आप कर रहे थे और जो तस्वीर हम फिलहाल हम देख पा रहे हैं, क्या वो उसी से मैच होती हुई दिखाई देती है या फिर ब्लूप्रिंट से अलग चीजें अभी ग्राउंड जीरो पे आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए डिलेमा है, क्योंकि आप इसको ये कह सकते हैं कि काशी को कैसे बनाना है ये एक विषय है, और काशी को बनाना है ये दूसरा विषय है। तो बनाने में क्या है कि उसमें राजनीति भी होगी, उसमें देश के जो परिस्थितियां भी होंगी, राज्य की परिस्थितियां भी होंगी, शहर की परिस्थितियां भी होंगी, आर्थिक परिस्थिति भी होगी, मगर इसको मॉडल किस तरीके से करना है ये एक सब्जेक्ट था। तो जो मॉडल करना है, और देखिए इस भारत जापान की वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत ही इसको किया, उसी फ्रेमवर्क में किया जा रहा था। इसलिए एक तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सरकार को ये काशी और क्योतो को एक्सप्लेन करना चाहिए पहले कि हमको क्योतो से क्या सीखना है, ये विषय है। क्योतो बनाना है ये विषय नहीं, ना हम क्योतो बना सकते। काशी की आइडेंटिटी एक सांस्कृतिक राजधानी की है और क्योतो की, और पावर इसकी जो है
जिसको हमें राजनीति से नहीं तोलना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन, और सारे नेताओं से, मैं कांग्रेस के नेताओं से भी कहूंगा, सपा के नेताओं से भी कहूंगा और बीजेपी के नेताओं से, आज प्रधानमंत्री आए हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं और काशी के भी प्रधानमंत्री हैं। ये कोई बीजेपी का कोई नेता यहाँ नहीं आया है, जो है ये चीफ मिनिस्टर आए हैं। इनकी जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि एक एक नागरिक के एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और शहर बनाएंगे, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या पावर है क्योतो जैसे शहर की या काशी जैसे शहर की। हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब पड़ा, हम सब जानते हैं, मगर आपको मालूम है नागासाकी वाला बॉम्ब जो है वो क्योतो पे डाला जाना था वर्ल्ड वॉर 2 में, और रूजवेल्ट बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनका वॉर सेक्रेटरी आया, उसने उनसे बाकायदा शास्त्रार्थ किया, तर्क किया। कई लोगों ने मिलकर ये तर्क किया कि नहीं, इस सांस्कृतिक राजधानी है, हम ह्यूमैनिटी के प्रति बहुत बड़ा क्राइम करेंगे, हमें छोड़ेगा नहीं, मानवता हमें माफ नहीं करेगी। हालांकि मैं नागासाकी और हिरोशिमा में जो हुआ उसका भी विरोध करता हूँ, मगर इतनी पावर थी। ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं असल में क्योटो बनाना नहीं, क्योटो सीखना है, लेकिन 7 साल से हमको यही समझाया जा रहा है कि वाराणसी को क्योटो की तर्ज पे बनाना है। वो कैसे बनेगा ये भी एक बड़ी बात है। सर आपने हमारे लिए समय निकाला, सर आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बाकी मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। करोड़ों की, कई तो करोड़ की योजना गए और आप तमाम सारे चैनलों इतने 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया आज मोदी जी ने, तो देवरिया को क्या मिला, मऊ को क्या मिला, बलिया को क्या मिला, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट का भी उसमें था हिस्सेदारी? क्या नहीं ना, उसमें तो कुछ भी नहीं उसको मिला। मैं एक सिंपल बात पे आता हूँ, आपके राजनीतिक विश्लेषक विभव उपाध्याय जी थी, वो चले गए, मैं उनसे जरूर डिबेट करना चाहता। क्या काशी के डेवलपमेंट के लिए 50 साल की सरकार बीजेपी की चाहिए क्या उत्तर प्रदेश में? सीधी बात। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात उपाध्याय जी मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे पुराना धर्म किसका है? मेरे ख्याल से, मुझे जो मालूम है, अपने ही देश का धर्म सबसे पुराना है। आदि शंकर की बात की जाए तो हजारों, दसियों हजारों साल पहले उनकी कल्पना की गई, उनके बारे में बताया गया। तो हम क्योटो क्यों बनाना चाहते हैं? हमें तो काशी बनानी चाहिए ना, और दुनिया के देशों को उसकी नकल करनी चाहिए। जब केंद्र बिंदु है जब काशी, तो किसी जापान जैसे देश को हमारी काशी की तुलना करनी चाहिए थी। लेकिन हम क्योटो कह के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेशी है, हमसे ज्यादा अच्छा होगा, यही बताने की कोशिश की जा रही है। अपने धर्म की महत्ता को खत्म कर रहे हो, उस स्थान की महत्ता को खत्म कर रहे हो जिसका मेरे ख्याल से आदि पुराणों में जिक्र है। तो पहला पुराण लिखा गया होगा उसमें भी जिक्र है, लेकिन बीजेपी के लोग दिन में आंखों में मिर्च झोंकते हैं और लोग उनके उसमें बहते भी चले जाते हैं। खैर, मैं इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि धर्म मेरा विषय नहीं है राजनीति का, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मैं जनता की बात करूंगा। 98% पीपल जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका विषय उनकी रोटी है, उनका रोजगार है, उनकी गरीबी है। उनके लिए काशी रहे, टोक्यो बन जाए या लंदन बन जाए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तीर्थ यात्रा तब भी होती थी, मेले तब भी लगते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बताइए, काशी का इतना डेवलपमेंट हुआ, आपको उपाध्याय जी ध्यान होगा कि पहले कई साल पहले ये चर्चा होती थी, क्या गंगा का पानी का आचमन किया जा सकता है क्या? ये बीजेपी के लोग कहते थे। 7 साल हो गए हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ उन्हीं काशी विश्वनाथ की शपथ करके कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग बताएं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पाप लगे, क्या आज बनारस के घाट पे खड़े होके आप गंगा के जल का आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं उस पानी को? अगर हाँ, तो निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र हैं ये, और इनको शाबाशी मिलनी चाहिए और इसका रिवार्ड भी इनको मिलना चाहिए। लेकिन 7 साल हो गए, सिर्फ 3 साल मोदी जी के पास बचे और 6 महीने योगी जी के पास बचे। कौन से नाले बंद हो गए? एसटीपी तो बन गई, लेकिन नाले गिरना नहीं, आज भी बंद हुए। वरुण नदी को समाजवादियों ने कितना बेहतर बनाया, कितनी बेहतर तरीके से साफ किया, तो सब सामने है। दिखाओ ना मीडिया के लोगों से, तो मैं अनुरोध करता हूँ, दिखाइए आप कैसे वरुण नदी की सफाई की गई और कैसे बनाया गया। आप उस पर क्वेश्चनिंग नहीं उठाते हो, उसकी भी जांच कर लो, जैसे गोमती की जांच की है, उसमें नहीं हो सकता भ्रष्टाचार निकल के
सामने आ जाए। लेकिन कैसे करोगे? मोदी जी के सपनों का शहर है, उनका संसदीय क्षेत्र है। जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, आपकी बात पूरी हुई। तो अश्विनी जी, जो कुछ मनोज यादव, जो कुछ समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, उसके बाद आपको क्या लगता है पूर्वांचल को साधना कितना मुश्किल होगा? हालांकि अपना दल को अपना बनाकर आपने पूर्वांचल की ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों को साधने का तो प्रयास किया, लेकिन क्या ये प्रयास काफी रहेगा? बहुत कुछ है पूर्वांचल में, क्योंकि घनश्याम जी देखिए, जातियों की बात हम नहीं करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। मत समझाइए सर ये बातें मत समझाइए सर, कोई नहीं मानेगा। आगे बोलिए। नहीं, मानना पड़ेगा। अच्छा, जबरदस्ती मान लेंगे सर? अगर बोलने दिया जाए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, तो बोलिए सर, लेकिन वही बातें समझाइए ना सर, वही बातें समझाइए ना जो आपको सूट भी करती है और जो आप करते भी हैं सर। एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा वक्ता होता है, शायद कहा गया, तो मैं श्रोता की भूमिका में रहना ज्यादा पसंद करूंगा अगर आप लोग बीच में बोले तो। ठीक है सर, मेरे शो का भी एक टॉपिक है, लेकिन उससे आउट ऑफ ट्रैक होंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा सर, वो मेरा धर्म है। बोलिए। ट्रैक दूसरे जा रहे हैं तो आप नहीं, मैं ट्रैक पे आपको ला रहा हूँ और ध्यान से सुनिए इस बात को। अच्छा सर, ट्रैक पे लाइए। देखिए, काशी के या पूर्वांचल के उस पार्टी के लोग क्या बात करेंगे जिनका उदय ही हुआ है यादव महासभा के रूप में। समाजवादी पार्टी आज क्या है? मुस्लिम चले गए, छोटे बिंदु पे आज जो हमारे दूसरे जो बिरादरी इसलिए यादव महासभा बची है और कुछ नहीं बचा है। तो वो लोग जातियों की बात ना करें। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, जो आप कह रहे थे ट्रैक से बाहर 300 से ऊपर हम सीट पाए, क्या हमको सिर्फ और सिर्फ जो है एक जात के लोगों ने वोट दिया है? अपना दल ने वोट दिया है हमको, या हमको किसी और ने दिया? राजभर ने वोट दिया? सबका वोट मिला है तो 300 से ऊपर। मैं आचमन पर भी आता हूँ, आ रहा हूँ। बढ़िया एक्टिंग करते हैं मनोज भाई, आप बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कसम खाया हूँ ना, बाबा विश्वनाथ की कसम खाया, इसलिए आपको पहले से बोलना चाहिए। अगर आप सर बोलने दीजिए। आप गंगा के किनारे खड़े हो जाइए, और आज 40 नाले हैं, उस 40 नालों से इसमें सबसे ज्यादा सारी एसटीपी बन गई है और बेहतर, कहीं भी प्रदूषित पानी नहीं निकल रहा है जो गंदा पानी गिरता था पहले। ये हमने बनाया है। हमने क्रूज चलाने की बात की और चला के दिखाया है वहाँ। ये आप कहेंगे गोमती की तरह घोटाला करने वाली पार्टी के आप लोग हैं। और बातें आपने कहा, कितने साल लगेंगे इसको बनाने में? 50 साल। सैफई में आपको एक शहर बसाने में कितने साल लगे थे? 2 सरकार, मुलायम सिंह यादव जी 2 बार मुख्यमंत्री थे, 2 सरकार लगा था, तो एक सैफई गांव को आपने शहर बनाया था। अब नाच कराया था आपने हर साल वहां। ये सब कार्यक्रम आप लोग करते रहते थे। आज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भूलकर भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती है। और हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि आज मोदी जी ने ये ट्वीट किया है, मैं उस ट्वीट के बारे में भी कहना चाहता हूँ। नहीं हुआ। आचमन जाइए, कर लीजिए भाई, कसम खा रहे, जाइए। नहीं हुआ, आप आचमन करिए। गंगा जी आपके लिए शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कांग्रेस नहीं हुआ आचमन, छोड़िए आप, घनश्याम जी आगे बढ़िए। नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लिया। घनश्याम जी, कांग्रेस के नेता ने कहा कि इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतना कानून व्यवस्था है। अभी पिछले हफ्ते की बात मैं बताऊं, 2 दिनों में 8 बलात्कार हुए हैं राजस्थान में। आपके नेता ने कोई ट्वीट किया? राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने या प्रियंका गांधी ने? या ट्वीट आपको देखना चाहिए वो भी, क्योंकि 5% आप लोग हैं उत्तर प्रदेश में, 5% से ऊपर वोट नहीं है आपका। यहाँ क्या करेंगे? 30 साल से बाहर हैं। अरे मनोज भाई कुछ कह रहे हैं, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं। आप लोग इस बात को मत मानिए। मनोज भाई हमारे मजबूत विपक्ष की भूमिका में हमको सलाह भी देंगे, हमको तंज भी करेंगे, हमारे ऊपर जो आक्रमण भी करेंगे। हमारा काम है जवाब देना। लेकिन आप लोग ना 3 महीने 13 में आप भी सूपा चलनी में बैठते रहते हैं। तो आप लोग ये बात मत कीजिए। आप राजस्थान संभालिए अपना, वहाँ के महिलाओं पर अजय जी को बोलने दीजिए अब। ठीक है और यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जो आपने कहा ना हीर हरण, मैं कहना चाहूंगा 2016 मैनपुरी की घटना आप भी याद कर लीजिए, जो सपाइयों ने किया था। एक महिला अभी भी हरे रंग का कपड़ा में घूम रहा है, पूरा उसका सोशल मीडिया भरा हुआ है। देखिए क्या उसके साथ की दुर्गति की गई थी, वो उत्तर प्रदेश में की गई थी, समाजवादी सरकार में। ठीक है सर, ठीक है। अजय जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? शाही जी को तो मैं पहले धन्यवाद दूंगा कि भाजपा के इस पूरे दौर में भी इतना अच्छा ये डिफेंड कर रहे हैं, जानते हुए कि उन्नाव और हाथरस में क्या घटना हुई, पूरा देश थू किया, लेकिन फिर भी उस पर भी ये, यदि उसको भी डिफेंड करने की इनमें क्षमता है तो ऐसे प्रवक्ता को वाकई भाजपा को रखना चाहिए। धन्यवाद आपको। जहां तक बात है
अभी आपने कांग्रेस की है, ठीक है, हो सकता है हम संख्या बल में कम हो, लेकिन देखा हर बार योगी जी और मोदी जी डरते हैं तो हमारे ही नेता से, बाकी कोई विपक्ष के नेता से नहीं डर पाते। चाहे उत्तर प्रदेश में लगातार जब बात आती है आंदोलन की, सड़कों पे तो हमेशा पुलिस आपकी खड़ी रहती है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जन आंदोलन करके जनता की आवाजों को उठाते हैं, विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाते हैं। बनारस की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दों से हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। बनारस में मैं पूछना चाहता हूँ, रोजगार के मुद्दे पर क्या अभी तक सरकार ने, क्योंकि संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की हालत खराब है, लेकिन बनारस के कितने युवाओं को रोजगार इन्होंने दिया, पहली बात। दूसरी बात, बुनकर, क्योंकि मैं इस बार असंगठित मजदूरों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके बीच में गया था, बुनकरों की क्या हालात है, दाने दाने को तरस रहे हैं, उनके पास अब काम धंधा खत्म हो गया। हस्तकरघा उद्योग वहाँ का सबसे ज्यादा कारगर होता था, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध था, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध था। क्या उसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई? एमएसएमई छोटे छोटे जो उद्योग थे वो खत्म होने के कगार पर है, उनको आर्थिक सहायता देने की जरूरत थी। दूसरा, काशी के सौंदर्यीकरण के नाम पे जो गंगा के तट के आसपास जो मछुआरे थे, जिनके जीवन, और ये एक नहीं है, ये लगभग लाखों की संख्या में है, उनके साथ जीवन का प्रश्न आ गया है, जीवन और मरण का प्रश्न है, उनके साथ कुछ नहीं है। आज उन लोगों को विस्थापित कर दिया गया, तो कहीं के नहीं रह गए हैं, सरकार उन पर नहीं पूछती है। मेरा मानना है कि देश में सबको रहने का अधिकार है। कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए, जिस तरह हम और हमारे दो के लिए देश में मोदी जी जाने जा रहे हैं। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी लगातार विकास पे ही चर्चा करें, बड़ा अच्छा होगा। मैं खुश रहूंगा, पार्टी खुश होगी। जब आप विकास की बात करेंगे, भाई भतीजावाद, ये इस पे चर्चा की जा सकती है। आप भाई भतीजावाद, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चुन के आते हैं। अगर किसी के भतीजे को जनता नहीं पसंद करती तो हार जाएगा, और किसी के भाई को अगर जनता पसंद करती है तो जीत जाएगा। लेकिन नहीं, मौका ही सिर्फ भाइयों को, भतीजों को दिया जाएगा तो सर ऑप्शन नहीं होगा ना, कोई मौके और लोगों को भी मिलने चाहिए। 403 सीटें और 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की बड़ी संख्या है पूरे देश में, और बहुत कुछ है, मेयर से लेके और दुनियादारी तक। ये शब्द कहना कि किसी की हिस्सेदारी ले लेना, पंचायत के चुनाव में आपने देखा कि तमाम नेताओं के लोगों को टिकट मिला और आखिर में वो हार गए। बीजेपी को लास्ट में भाई भतीजों के लिए टिकट के लिए परमिशन करना पड़ा, लेटर जारी करना पड़ा कि आप अपने भाई भतीजों को ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा सकते हैं। उस पर मैं नहीं जाना चाहता, ये डिबेट का विषय नहीं हो सकता, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ट्रिपल नहीं, फोर्थ इंजन की सरकार की स्पीड क्या रहे, सबसे बड़ा विषय ये, क्योंकि दुनिया बहुत तेज से ग्रो कर रही है। कोरोना की वजह से स्पीड कम हुई है दुनिया में, तमाम सारे देशों की, लेकिन डेवलपमेंट की स्पीड को अगर 4 इंजन की सरकार नई स्पीड पकड़ा पा रही है, सुपर फास्ट नहीं कर पा रही, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठता है। इससे अच्छा तो फिर समाजवादियों का बेहतर काम था। हमने 23 महीने में एक्सप्रेसवे बना दिया, जो दुनिया के किसी देश में आज तक 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नहीं तैयार कर पाए। हमने मेट्रो के काम को 2 साल में लखनऊ में फिनिश कर दिया, जो इतना लंबा था, जो अमौसी एयरपोर्ट से लेके और मुंशी पुलिया तक आता है, कई किलोमीटर है। आपने क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ। लखनऊ में एक प्रोजेक्ट का नाम अगर उपाध्याय जी बता रहे कि लखनऊ में बीजेपी की सरकार आई तो इसका शिलान्यास किया और अब उद्घाटन करने जा रहे हैं। ईश्वर की सौगंध फिर खा रहा हूँ, काशी बाबा की सौगंध खा रहा हूँ। मैं आपकी प्रशंसा इसी डिबेट में करूंगा। एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए कि लखनऊ में बीजेपी के कार्यकाल में शुरू हो और आप उसको खत्म कर। तो आपका किया गया काम लोगों को समझ क्यों नहीं आया? जितनी रफ्तार से आपने काम किया उसकी दोगुनी रफ्तार से लोगों ने आपको हटा दिया। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, हमने जब जो दौर इस वक्त चल रहा है, इस दौर पे हम अपने काम गिना रहे थे। जब हमारी सरकार के 6 महीने बचे थे, हम एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, हम लैपटॉप की बात कर रहे थे, हम पेंशन की जो हम इतने 55 लाख महिलाओं को दे रहे थे उसकी बात कर रहे थे, हमने साइकिलें बांटी हम उसकी बात कर रहे थे। हम बहला नहीं रहे थे, हम जनता को ये सपना नहीं दिखा रहे थे कि हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। ये बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को मोदी जी की सरकार ने तमाम सारी चीजों में नंबर 1 का पुरस्कार दिया है, तो हम बहला नहीं रहे थे, हम जात पे नहीं जा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे साहब यादवों ने सब लूट लिया, मुसलमानों के कब्रिस्तान बन गए, तुम्हारे शमशान रह गए। बना तो दिया आपने शमशान, और शमशान में चिताएं भी खूब जला दी। सब कुछ दुनिया देख रही है और सब आंखों से उसको देख के अपने दिल और दिमाग में बैठाल रही है।
वो चीजें हम नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थी। हमने डेवलपमेंट का एक खाका खींचा और डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा बनारस में कि हमने काशी विश्वनाथ जी को मुक्त करा दिया। न मेरी हैसियत न मेरे नेता की हैसियत कि हम किसी ईश्वर को मुक्त करा सके। हम तो जनता के कष्टों से उसको मुक्त कराने की इंसान मात्र है जो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं। ये महान अवतार वाले भाई अयोध्या में राम जी को हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते हैं, दूसरी तरफ काशी बाबा को मुक्त कराते हैं। इतना उपाध्याय जी हमारे अंदर ताकत नहीं है और ना हम ये कर पाएंगे। हम जनता के तो अश्विनी शाही, ठीक है सर, ठीक है मनोज जी। तो अश्विनी शाही, काशी विश्वनाथ का दम घुटता है, काशी की गलियों में हम मुक्त कराने आए हैं, इस तरह के दावे जो किए गए, असल में काशीवासी को नहीं लगता है कि उन गलियों में उनका दम घुटता है। ये असल में सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं है, आध्यात्मिक नगरी भी है। ये समझने में क्या भूल हो गई है? देखिए उपाध्याय जी, जो बात हम लोग कर रहे हैं इसका आकलन हमसे बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि तीसरी आंख आपके पास है, चौथा स्तंभ आप हैं। आपके जो रिपोर्टर हैं गली गली घूमते हैं, एक सर्वे करा लीजिए। हम लोग यहाँ बैठकर टीवी पर डिबेट कर गली गली रिपोर्टर गए थे ना सर। 17 जून की बारिश जो हुई थी, हमारे रिपोर्टर गए थे, हमने देखा सर क्या हाल हो गया है। टापुओं में गलियां तब्दील हो गई थी। लोगों ने ये हमसे बताया कि असल में देखिए पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बता रहे हैं सर, अभी भी लोग हमको ये बता रहे हैं कि 5 साल पुराना शहर है लेकिन अभी हरित और प्राकृतिक स्रोत वो खोता जा रहा है, वो क्षेत्र खो रहा है। ये लोग बता रहे हैं सर, ग्राउंड जीरो से खबरें, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, एक कितने लोगों का सर्वे आपने कराया है? जो लोग कराए हैं, और 17 जून की बारिश का आपने दोबारा क्वेश्चन मार्क, दूसरा जो है जिक्र किया। पत्रकार सवाल पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क। सुनिए, अच्छा जवाब देने दीजिए। अश्विनी जी बोलिए प्लीज। मनोज भाई, मैं बीच में आपके नहीं बोल रहा हूँ। मनोज भाई, तंज मुझे भी आता है, आप बोलने में दूं आपको। अरे कहाँ आपको मना करता है? मनोज जी ऐसे फिर बहस नहीं, मनोज जी ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी ना, आराम से बातचीत करते हैं ना। ठीक है उपाध्याय जी, देखिए मुंबई में भी आप भेजिए, दिल्ली में भी भेजिए। 17 जून की बारिश का दोबारा जिक्र किया आपने। मैं कह रहा हूँ पुराने शहर हैं, बहुत अच्छे शहर बनाए गए हैं। आज दिल्ली में भी जाकर देखिए, बारिश होती है तो कितना पानी लगता है, वहां भी लगता है। काशी में आज काशी के लोग इतने प्रसन्न हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए क्या स्थिति है वहां के लोगों की, कि हम लगता है कि हाँ आप सोशल मीडिया से तो देश चल रहा है सर। असल में जी सोशल मीडिया से ही तो देश चल रहा है, बाकी देश कहाँ चल पा रहा है? सोशल मीडिया से ही देश चलेगा अब। नहीं तो आप मत मानिए सोशल मीडिया को। आप अगर निगलेक्ट कर रहे हैं, ना मानिए सोशल मीडिया को। देश चल रहा है तो क्या मतलब मीडिया ट्रायल से ही देश चलेगा? मैंने ऐसा कब कहा सर? तो आप कहेंगे हम मान लें कि 17 जून में बारिश हुई थी, नहीं हुई थी सर। आप ये कह रहे हैं 17 जून में बारिश नहीं हुई थी? नहीं, कोई नहीं हुई थी, नहीं हुई थी भाई। 17 जून में बारिश नहीं हुई थी सर। हुई थी तो हुई थी, बीजेपी के नहीं हुई थी तो नहीं हुई। शहर डूब गया था, मैं आपके कहने पे मान लूं। नहीं तो 17 जून में बारिश नहीं हुई थी। काशी की जो तस्वीर हमने देखी वो नहीं थी सर। आपका आदेश क्या है सर, बताइए। मान लेते हैं वही। बारिश हुई, दिल्ली नहीं डूबा। मुंबई में बारिश हुई, मुंबई नहीं डूबा, सिर्फ बनारस डूबा। वाह भाई उपाध्याय जी। क्योटो बनाने की बात अब बनारस को ही करते हैं ना सर। दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कब कहा क्योटो बनाएंगे हम? आप सुनिए, नोएडा स्टूडियो से उठिए, अच्छा जाइए, मनोज भाई को भी ले लीजिए, सारा भ्रांति और भ्रम दूर हो जाएगा सर। जो स्थिति वहां इस समय बनारस की इतनी 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री ने कहा था, तब भी इस स्टूडियो से काशी को भांपने का काम किया था, और 7 साल बाद आज भी भांप रहा हूं सर। और हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहती है। इसलिए आप ये मत समझाइए कि क्या करें क्या ना करें। ये आपका फोटे नहीं है अश्विनी जी, ये आपका फोटे नहीं है सर, ये आपका फोटे नहीं है। आप ये मत समझाइए, ये मत समझाइए सर। बहुत बेहतर काशी मिलेगी। मैं सौगंध नहीं खाता हूँ इनकी तरह। सौगंध खाया, मंदिर बना लिया। सौगंध राम की खाते, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना लिया। ये लोग पूछते रहे कि राम का मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। यही लोग बैठे हैं, दोनों लोग ये पूछते रहे। और सरजू के पानी को लाल, नमामि गंगे मिशन और इनलैंड वाटरवेज परियोजना का क्या हाल है सर? लोगों को पानी नहीं मिलता, पानी के लिए मारपीट की खबरें आज भी आती हैं। अब ये बताइएगा, ये खबरें नहीं है क्या? नहीं, कहाँ पर सर? काशी की बात कर रहे हैं हम। काशी में कोई पानी के लिए मारपीट नहीं है, ये भ्रम है सर। काशी में ना बारिश हुई, ना गलियां टापू में तब्दील हुई, नमामि गंगे योजना फेल नहीं हुई, इनलैंड वाटर बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारी चीजें फिर तो सर कुछ सवाल ही नहीं है, फिर सवाल ही नहीं है सर। थोड़ा सा समय देता हूं सर, थोड़ा सा समय देता हूं, गूगल कर लीजिए एक बार।
एक बार गूगल कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप ज्यादा डिपेंड रहते हैं। निश्चित तौर पे पूरे देश ने भाजपा को सपोर्ट किया है, तो सच्चाई है, इसमें कोई छुपा नहीं सकता। 303 सीट की बात अभी शाही जी ने की है, तो लोकतंत्र में जो है सच्चाई उसको सब कुछ स्वीकारना चाहिए। ये अलग बात है कि 330 सीट की बात हो या जैसे पूर्वांचल की बात अपने की है। लोकतंत्र में यदि लोग आपको समर्थन दे रहा है तो समर्थन का मतलब आप अहंकारी मत बन जाइए, आप मुग्ध मत जाइए। यही लोकतंत्र है, इसी में आपको राज सत्ता में भी लोग बैठाता है और नीचे भी उतारने का हाल जानता है। जनता जनार्दन है, और पूर्वांचल के लोग तो सबसे ज्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है, ज्यादा जागरूक है। उन्हें पता है आने वाले फ्यूचर में कि किसने क्या किया है। कुछ कमियां हमने भी थी, हम विपक्ष में हैं और हमें इसे स्वीकारना चाहिए। सिर्फ थी या है भी? कुछ कमियां सिर्फ थी या है भी? देखिए इस बार हम लोगों ने चुनाव के प्रक्रिया से सारी चीजों को नहीं देखा। हमने लड़ाई जनता के बीच आकर के लड़ाई लड़ी है। कोरोना काल में आपने देखा है जिस तरह से श्रमिकों के साथ हुआ, रोड पे लोग चलते रहे, प्रवासी मजदूर के साथ हुआ, उसमें हमारे वर्कर जो भी संभव है। अभी कोविड के टाइम में सबने देखा, आपने तो दिखाया सरेआम कैसे माँ गंगे की गोद में, जिस माँ गंगे की गोद की बातें करते थे और जिसको चाहते थे कि उसकी सफाई हो, वहाँ उसी माँ ने कहीं न कहीं लोगों के जीवन की सफाई, मैंने लाशों की ढेर लगे वहाँ। सफाई तो आपकी पार्टी में भी हो गई सर, सब साफ हो गए, अब कुछ है भी नहीं, कुछ बचा भी नहीं कहते लोग। प्रश्न पार्टी का नहीं है, उस पर अलग से भी चर्चा हम करेंगे। अभी जो सफाई का जिक्र किया ना सर आपने, सफाई तो वहाँ भी हो रही है। ऐसा आज मुद्दा आपने उठाया है उपाध्याय जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पूर्वांचल के लोगों की अपनी एक तासीर है, वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत जागरूक है। उनकी सोच है, देश में कहीं न कहीं वो प्रधानमंत्री तक बनाने में उनकी अपनी भूमिका रही है, और एक नहीं कई बार बनाया है उन्होंने। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काशी में जाकर के लगातार, पहले भी झूठ बोलते थे और इस बार झूठ बोला है, उसका भी नजारा लोगों ने देखा है, और इसका कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग इसका जवाब देंगे। जिस तरह उनके साथ लगातार धोखा हुआ, झूठ का सौदागरी हुआ, जिस तरह बनारस में जाकर के बनारस के लोगों को ठगने का प्रयास एक कहीं न कहीं गुजरात के लोगों के द्वारा हुआ है, ये सबने देखा है पूर्वांचल के लोगों ने। और आने वाला समय है, ये दिख जाएगा इसी चुनाव में 2022 में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाही जी चाहे जितना अहंकार पाल ले कि हमको बहुत वोट मिला है इसलिए कुछ भी है, या विपक्ष कुछ नहीं है, ये समय बताएगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, और वहाँ के लोगों के दुख दर्द को। लेकिन अजय जी, मैं बार बार यही तो आपसे समझना चाहता हूँ कि सिर्फ बीजेपी की असफलताओं पे आप इस तरह से चौड़े क्यों होते हैं सर? आप अपनी चीजें भी तो बताइए ना, जिसपे आप आगे बढ़ के कुछ बता पाए लोगों को। बीजेपी ने क्या किया, क्या वादे पूरे नहीं किए, क्योटो बना नहीं बना, वो सारी बातें अलहदा हैं। सर आपकी यूएसपी क्या है, आप खास क्यों हैं? उपाध्याय जी 10 साल पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया पूरा देश देखा है, और वो रिजेक्ट हो गए उसमें सर, आप वो पुरानी बातें हो गई हैं, आगे बताइए। जहां तक अब की बात है, एक विपक्ष की भूमिका में प्रदेश की जनता ने या देश की जनता ने हमें रखा है। हम जिन मुद्दों पर, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा है, या कोविड के समय जो कुप्रबंधन का मुद्दा था, ईमानदारी से हमारे नेता ने, कार्यकर्ता ने क्षेत्र में जाकर, फील्ड में जाकर जनता के साथ कंधे में कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी एक बड़ा रैली पूरे देश में कर रहे हैं महंगाई को लेकर, परसों भी एक बड़ा सभी राज्य के राजधानियों में हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है और हमें जो आपने दिया है, मीडिया के माध्यम से जो सहयोग मिलता है, देश की जनमानस जो हमको सहयोग दे रही है, विपक्ष का काम ही है सकारात्मक जो पक्ष है, सरकार है, उसकी आलोचना करना। हम हमेशा सकारात्मक आलोचना करने का प्रयास करते हैं और सुझाव भी देते हैं। अब सरकार चूंकि इतनी आत्ममुग्ध है, इतनी अहंकार में है, करनी निद्रा में है कि न तो जनता को सुनती है। सर आपके सुझाव आपकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, अब सरकार क्यों मानेगी आपके, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल आपके सुझाव हैं, ठीक है, आप खुद खुश होते रहिए उन सुझावों को लेके। आंतरिक तौर पे सहमति सभी पार्टियों में, उपाध्याय जी आप भी जानते हैं, ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। हाँ, भाजपा में 2.5 लोगों की अब सरकार चल रही है, पहले 2.5 की चलती थी, तब 1.5 के अलावा वहाँ चूंकि कुछ बुढ़ाहट होती भी है तो अब मीडिया भी नहीं चाह कर भी नहीं दिखा पाती। अब देखे ना मोदी जी वर्सेस जोगी जी क्या हुआ था 1.5 महीने पहले, खूब चर्चा की सर, मुख्यमंत्री खूब चर्चा हुई, उसमें खूब चर्चा हुई। आपके लिए मीडिया को टारगेट करना बड़ा आसान होता है सर, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, और जितने सवाल आपसे नहीं पूछे जाते, कम से कम मैं उससे ज्यादा सवाल अश्विनी शाही से पूछता हूँ और उससे ज्यादा तीखे सवाल पूछता हूँ। मीडिया की बातें छोड़ दीजिए सर, मीडिया को टारगेट करना छोड़ दीजिए, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए।
देश में और भी मीडिया के लोग हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है। ठीक, आज आप ठीक जो है। डिबेट करा रहे हैं कोरोना पर और इन पर और महंगाई पर और बाकी बेरोजगारी के मुद्दों पर, आप उठाइए एक सप्ताह का बाकी चैनल का क्या हाल है। मैं आपके चैनल पर किसी चैनल की बुराई नहीं करना चाहता। ठीक है, मनोज यादव मेरे साथ हैं। मनोज जी, असल में प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जिस यूपी में कोई आना नहीं चाहता था व्यापार के लिए, अब उस यूपी को मेक इन इंडिया के लिहाज से सबसे उत्तम माना जा रहा है, पहली पसंद है इन्वेस्टर्स की। सर, आपने ऐसा क्या कर दिया था कि लोग आते नहीं थे और अब बहुत कुछ बदल गया? 4,32,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। आए थे लोग साइन करने, लेकिन साइन करके चले गए। उसमें 32 करोड़ भी, 4,32,000 करोड़ मैं बता रहा हूँ, उसमें 32 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर आया है तो हमारे बीजेपी के काबिल साथी पैनल पे बैठे हैं, वो जवाब देंगे कि कितने लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। अश्विनी जी, आ रहा हूँ, जरूर बताएंगे। आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, भ्रम को दूर किया जाएगा। कहूंगा कि क्या एक कॉरिडोर बना देने से बनारस में, काशी में, मैं काशी पे कंट्रोल सेंट्रल करने की कोशिश करूंगा कि क्या एक कॉरिडोर बना के और जिसमें हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ के और हजारों बरस पुरानी मकानों को तोड़ के अगर आपने कॉरिडोर बना लिया, ये काम तो किसी इंजीनियर से भी कराया जा सकता था, लेकिन शायद हमारी भावनाएं, आस्था उसमें थी। क्यों नहीं कराया? तोड़ने वाले लोग हैं, ये तोड़ सकते हैं कुछ भी, किसी का धार्मिक स्थल तोड़ सकते हैं, ये किसी का वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का, उसका धार्मिक स्थल तोड़ के अपना व्यापार सेट करने वाले लोग, तो ये अपना व्यापार सेट करते हैं। भगवान को बेचना है, लगातार बेचना है। मैंने ठीक है सर, तो काशी क्योटो को लेके ये राजनीतिक बहस यूं ही चलती रहेगी, एक दूसरे पे इल्जाम भी लगते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई काशी क्योटो बन पाएगा, ये सवाल अभी भी यथावत है और अभी भी हमारे आपके सामने इसका जवाब कब मिलेगा, इसके लिए क्या और सालों का इंतजार करना पड़ा होगा, बड़ी सवाल अभी कई हमारे और आपके सामने। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बात हो रही थी काशी की बात, बनारस की बात, उसके अंदाज की बात, अल्हड़पन की और साथ ही साथ उसके राजनीतिक अस्तित्व की भी, जिसमें कई पक्षों को लगाकर साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो तमाम कोशिशें की जो आने वाले चुनाव में राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि उनको फायदा पहुंचा जाएंगे। लोकतंत्र में आज बस इतना ही।